यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग, ये स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम लोग इन्फ्लामेशन के टाइप्स और होता है क्या इन्फ्लामेशन, हीलिंग, ये सब पढ़ेंगे। तो इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन, केमिकल मेडिएटर्स और इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, डेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लामेशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्लाइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब होता क्या है इन्फ्लामेशन, उसकी परिभाषा। इन्फ्लामेशन इज ए डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। तो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन एक तरह का सेल रिस्पॉन्स है, लिविंग सेल रिस्पॉन्स, जो किसी इंजरी के प्रति या किसी एक्सटर्नल एजेंट के प्रति सेल अपना रिस्पॉन्स देती है, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी किसी को डंडे से मार दो तो वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, तो वो सेल का और टिश्यू का एक रिस्पॉन्स है। तो इस जो ये रिस्पॉन्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कॉजेस, किन किन कॉजेस हो सकता है इन्फ्लामेशन। तो द कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन आर मैनी एंड वेरिड। एक्जोजीनियस कॉजेस, एक्जोजीनियस कॉजेस का मतलब बाहरी कॉज हो सकते हैं। और फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में एग्जांपल फॉर मैकेनिक एजेंट्स हो गया, फ्रैक्चर हो गया, फॉरेन कॉप्स हो गए, सैंड इटीसी। थर्मल एजेंट में तुम्हारा बर्न हो गया, फ्रीजिंग हो गया, आइस बर्न होता है फ्रीजिंग में। उसके बाद केमिकल एजेंट में देखें तो टॉक्सिक गैसेस और एसिड और बेस हो सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल एजेंट में देखते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स हो सकते हैं। ये सारे जितना भी हमने पढ़े एक्सोजीनियस के अंदर आते हैं। एक्सोजीनियस मतलब फिजिकल एजेंट्स के अंदर आते हैं सब। ठीक, अब हम लोग एंडोजीनियस कॉजेस देखते हैं। तो एंडोजीनियस कॉजेस में तुम्हारा सर्कुलेशन डिसऑर्डर हो गया, जिसमें तुम्हारा थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, हैमरेज आ गया। तो एंडोजीनियस का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर ही उसके कॉज प्रेजेंट है, उसको हम लोग एंडोजीनियस कॉजेस कहते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेशन में फॉर एग्जांपल एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, अगर हाँ ज़्यादा एंजाइम्स का सिक्रीशन हो जाता है, उसके वजह से भी हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, और कम होता है तो उसकी वजह से बॉडी डिस्टर्ब होती है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में देखें तो यूरिक एसिड और यूरिया, इनके वजह से हो सकता है इन्फ्लेमेशन बॉडी में। तो हम लोगों ने एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस कॉजेस अभी देखा हमने। अब आगे हम देखते हैं साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के बेसिकली 5 साइन होते हैं। तो पहला तुम्हारा हो गया र्यूबर, जिसको नॉर्मल टर्म में हम लोग रेडनेस कहते हैं। सेकंड हो गया तुम्हारा ट्यूमर, जिसको हम नॉर्मल टर्म में स्वेलिंग कहते हैं। तीसरा हो गया तुम्हारा कैलर, जिसको हम नॉर्मल टर्म में हीट कहते हैं। और चौथा हो गया तुम्हारा डॉलर, जिसको हम लोग नॉर्मल पेन कहते हैं नॉर्मल टर्म में। तो मैंने अलग अलग साइन के अलग अलग मैंने इमेजेस भी ऐड किए, तो इसमें देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है। तो र्यूबर मतलब कैसे इसमें रेडनेस आई है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ट्यूमर आया है, ट्यूमर का मतलब हो गया तुम्हारा स्वेलिंग कैसे आई है। डॉलर मतलब कई बार देखा होगा हिस्से में जहाँ चोट लगती है हिस्सा थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग कैलर बोलते हैं, कैलर मतलब हीट, ठीक है। तो डॉलर मतलब पेन आया है इसमें। उसके बाद फिफ्थ साइन जो है क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैंक्सियोलेसिया। फैंक्सियोलेसिया मतलब सेंसेशनलेस या फंक्शनलेस, ठीक है। तो वो हिस्सा कई बार क्या होता है फंक्शनलेस हो जाता है या वहाँ सेंसेशनलेस हो जाता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में फैंक्सियोलेसिया। तो हम लोगों ने 5 साइन देख लिए इन्फ्लामेशन के, र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, ठीक। आगे हम लोग स्लाइड कंटिन्यू करते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कितने टाइप का होता है? तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेकंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसे कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्यूट और क्रोनिक में? तो एक्यूट क्या होता है, रेपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कम समय के लिए, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन। तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट मतलब स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स
प्लाज्मा प्रोटीन एक्सुडेशन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन या न्यूट्रोफिल का क्या हो सकता है वहाँ पे, एक तरह से कलेक्शन बढ़ जाता है, ठीक। तो क्रोनिक में देखें तो क्या है, क्रोनिक में तुम्हारा ऑनसेट इंसीडियस, तो ऑनसेट का मतलब तुरंत हुआ हो या पहले हुआ हो, ठीक है। मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम का, लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम का। उसके बाद लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस प्लाज्मा सेल्स इन्फ्लामेटरी सेल्स, इन सेल का क्या होता है, ग्रोथ बढ़ जाती है, इनका भी एक्लमेशन होने लगता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन भी क्या है, दो टाइप्स का है। पहला है वैस्कुलर इवेंट्स और दूसरा है सेलुलर इवेंट्स। तो वैस्कुलर इवेंट में भी तुम्हारे दो चीज़ें आती हैं, हीमोडाइनेमिक चेंजेस आते हैं, ठीक, और उसके बाद अल्टर्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी आती है। और सेलुलर इवेंट्स में तुम्हारा एक्सट्रूड्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस का मतलब है कि ब्लड के सर्कुलेशन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी मतलब वेस्कुलर जो वेसल्स हैं, वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है वो अब जो परमेबिलिटी है उनकी, लाइक क्या तुम्हारा प्रोटीन या क्या एजेंट आएगा जाएगा, उसको क्या करेंगे, एक लिमिटेड हो जाता है, मतलब या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेलुलर इवेंट्स में क्या होता है, एक्सट्रीड्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब ल्यूकोसाइट का ग्रोथ फॉर्मेशन ज़्यादा होना, और फाइगोसाइटोसिस का मतलब कि फॉरेन पार्टिकल या किसी चीज़ को मारना या खाना, ठीक, मार के खाना। वैस्कुलर इवेंट्स में देखते हैं पहले हम लोग हीमोडायनेमिक चेंजेस। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस में क्या होगा, ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रक्शन का मतलब कि वेसल की लेयर जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो उसके डायमीटर, सॉरी, वेसल्स की डायमीटर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा। इसमें क्या होगा, जो वेसल्स हैं या आर्टरीज कैपिलरीज जो भी हैं उनका डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, जब डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो भी इसमें बढ़ेगा, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोवेस्कुलर उस बेड में। जिसकी वजह से क्या होगा, रेडनेस और वार्मथ, मतलब वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी और थोड़ा सा हीट, गर्माहट जैसा फील होगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, एलिवेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जब तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उस जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसड्यूसन फ्लूइड जो है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये सब होगा, जब फ्लूइड बढ़ जाएगा तो वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब जब एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ क्या होगा, स्वेलिंग क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगा, स्वेलिंग क्रिएट होगा फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से। तो ये तुम्हारा हीमोडायनेमिक चेंजेस से कैसे स्वेलिंग, मतलब कैसे तुम्हारा इन्फ्लेमेशन का साइन आया वो दिखाया गया है 4 स्टेप में। तो इसको आप सही से एक बार पढ़िएगा। अब उसके बाद क्या है, स्वेलिंग तो क्रिएट हो गई, ठीक। तो स्लोइंग और स्टेसिस इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो जो चौथा स्टेप होगा तुम्हारा उसमें क्या होगा, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैस्कुलर परमेबिलिटी जब बढ़ेगी तो आरबीसी का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। जब आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई, तो ब्लड की थिकनेस बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। जो पर्टिकुलर एरिया इंजर्ड वाला है वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जब स्लोइंग ब्लड फ्लो हो जाता है फिर क्या होगा, ल्यूकोसाइट जो ल्यूकोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, लाइक न्यूट्रोफिल हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगे वहाँ, ठीक है। तो वो माइग्रेट करेंगी कहाँ से, वेस्कुलर एंडोथीलियम की तरफ। किधर माइग्रेट करेंगी, वेस्कुलर एंडोथीलियम की तरफ, ठीक है।
तो वेस्कुलर एंडोथेलियल की तरफ जब तुम्हारा ल्यूकोसाइट सेल्स पहुंच जाएंगी तो वहाँ क्या होगा, ल्यूकोसाइट देन मूव माइग्रेन एंड थ्रू गैप्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर। जब एंडोथेलियम लेयर पे पहुंच जाएंगी वहाँ से धीरे धीरे क्या करेंगी, फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में भी क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे वहाँ से। ठीक है। तो जब लास्ट जो तुम्हारा प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब कि तुम्हारा जो ल्यूकोसाइट सेल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंची हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग एक साइंटिस्ट है लुइस, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो क्या किए थे, कुछ फैक्टर ऐसे थे जो क्या करते थे, स्वेलिंग क्रिएट करते थे। तो उन्होंने चूहों पे किया था। तो बाहरी वो फैक्टर उन्होंने क्या किया था, कलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने चूहों में उसको लगाया। तो देखा कि वो फैक्टर जो था वो चूहे के स्किन में एक स्वेलिंग क्रिएट कर रहा था, फ्लूइड एक्यूमुलेट कर रहा था पर्टिकुलर एरिया में। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा, लुइस इंड्यूस द चेंजेस इन द स्किन ऑफ इनर स्पेक्ट्स ऑफ forearm by firm stroking with a blunt point. The reaction to elicited is known as ट्रिपल रिस्पॉन्स और रेड लाइन रिस्पॉन्स। तो इन्होंने क्या किया था, एक चेंज इंड्यूस द चेंजेस इन द स्किन। तो एक चेंजेस इन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस कराया था स्किन में। ठीक है, कहाँ पे चेंजेस हो रहा था, इनर एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरआर्म। फॉरआर्म में इन्होंने किया था जहाँ पे फॉरआर्म के इनर जो लेयर्स है वहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्ट्रोकिंग करी। ठीक है, किसके कहाँ पे, एक ब्लंट पॉइंट पे स्ट्रोकिंग करी, जिसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे स्वेलिंग आई। तो इस जो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने इसको नाम जो दिया उसका नाम दिया ट्रिपल रिस्पॉन्स और रेड लाइन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब तीन चीज़ें थी इसमें। रेड लाइन मतलब लोकल वैसोडाइलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड कैन्युलस। ठीक है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स पहला रिस्पॉन्स था कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ, किसमें, कैपिलरीज और वेन्यूल्स में। ठीक है, उसके बाद फ्लेयर, वैसोडाइलेशन ऑफ एडजेसेंट आर्टियोल्स। तो सेकेंड जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, फ्लेयर था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ आर्टियोल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड उनका था व्हील, ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। तो जो तीसरा व्हील था, तो व्हील का मतलब कि फ्लूइड, कुछ फ्लूइड से जो क्या किए, ट्रांसड्यूस हुए या माइग्रेट किए एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में। ठीक है, जिसको क्या बोला इन्होंने, व्हील बोला। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स, जिसे रेड लाइन रिस्पॉन्स भी बोला जाता है, ये लुइस ने दिया था अपने एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, इसको भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से, तो आप इसको थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा। आगे देखते हैं, अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी। अभी हम लोग पहला क्या देखा था हम लोगों ने, पहला पॉइंट जो हमारा था हीमोडाइनेमिक चेंजेस था। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेसल्स की परमेबिलिटी कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो अल्टर्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी के रिगार्ड में एक साइंटिस्ट स्टार्लिंग थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो अब को हम लोग इसमें पढ़ेंगे अब उसको। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस फ्लूइड बैलेंस इज मेंटेन बाय टू अपोजिंग सेट ऑफ फोर्सेस। तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फ्लूइड का जो होता है वो बैलेंस होता है दो अपोजिट सेट ऑफ फोर्स, दो अपोजिट फोर्स को, जैसे क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस होता है। ठीक है, तो पहला उन्होंने फोर्सेस दैट कॉज आउटवर्ड मूवमेंट्स। तो उन्होंने बताया कि कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो आउटवर्ड मूवमेंट के लिए, आउटवर्ड मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फ्रॉम माइक्रो सर्कुलेशन आर, कहाँ से, माइक्रो सर्कुलेशन में आउटवर्ड मूवमेंट के लिए कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऐसे फोर्सेस को उन्होंने बोला इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोला, ऐसे फोर्सेस को उन्होंने नाम दिया इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटस्ट्रियल फ्लूइड, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटस्ट्रियल फ्लूइड। जो आउटवर्ड मूवमेंट के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी उनको उन्होंने इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटस्ट्रियल फ्लूइड, ये दो नाम दिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये हम लोगों ने पहला पॉइंट क्लियर किया। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं,
फोर्सेस दैट कॉज इनवर्ड मूवमेंट, ऐसे फोर्सेस जो इनवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उनको बोला जाता है इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रोसेस। उनको क्या नाम दिया इन्होंने, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या तो इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये स्टार्लिंग ने बताया था कि दो अपोजिट फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये अल्टर्ड वेस्कुलर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के रिगार्ड में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। Normally, whatever little fluid is left in the interstitial compartment is drained by the lymphatic and does no edema results। तो ये लाइन कह रही है जो नॉर्मल फ्लूइड जो हो इंटेस्टाइनल कंपार्टमेंट बच जाता है वो ड्रेन हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम से या लिम्फेटिक से, जिसकी वजह से क्या होता है, एडिमा वहाँ पे कॉज नहीं होता है, एडिमा वहाँ फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे दिखाया गया। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के जो डायरेक्शन है ये अपोजिट दिखाई और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्शन उसके अपोजिट दिखाया गया है। ठीक है, एक बाहर की तरफ है इनवर्ड, एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है। इन इन्फ्लेम टिश्यू द एंडोथेलियल लाइनिंग बिकम्स लीकी। तो ये कह रहा है जो इन्फ्लेम टिश्यू होते हैं तो एंडोथेलियल लाइनिंग क्या हो जाती है, लीकी हो जाती है। कंसिक्वेंटली द इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो एंडोथेलियल लाइनिंग जो लीकी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सेसिव आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर के साइड से बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लूइड मूव करता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूटिव इन्फ्लामेटरी ओडिमा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूटिव इन्फ्लामेटरी एडिमा। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में दिखाया गया है फ्लूइड प्रोटीन लीकेज, बाहर आ रही सारी प्रोटीन्स लीकेज की वजह से। ठीक, और उसके बाद इंक्रीज इंटरसीलियर स्पेसेस, एंडोथीलियल स्पेसेस बढ़ रही हैं और सारी प्रोटीन्स क्या हो रही हैं, बाहर को आ रही हैं। ठीक है, वैसोडाइलेशन स्टेसिस, और क्या हो रहा है, वेसल्स का वैसोडाइलेशन, मतलब कि वेसल्स का डायमीटर बढ़ रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर लीकेज। ठीक है, वेस्कुलर लीकेज की मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या होता है पहले, एंडोथीलियल कॉन्ट्रैक्शन। तो एंडोथीलियल लेयर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इस पहले डायग्राम में देखेंगे तो एंडोथीलियल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जंक्शनल रिट्रैक्शन। जंक्शनल रिट्रैक्शन का मतलब जो सेल्स और टिश्यूज़ के जॉइंट प्लेस है, मतलब जहाँ से वो जुड़ रहे हैं, उन क्या होगा, रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ये अपने कॉन्ट्रैक्शन में तो सिकुड़ रहे हैं, रिट्रैक्शन में मतलब होता है कि थोड़ा फैलते हैं। ठीक है, थोड़ा ही क्या करते हैं, फैलते हैं। इस डायग्राम देखिए। फिर उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट इंजरी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो डायरेक्ट इंजरी होती है। ठीक है, पहले तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, वैस्कुलर लीकेज हो सकता है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा हो सकता है कि डायरेक्ट इंजरी हो। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा ल्यूकोसाइड डिपेंडेंट लीकेज। तीसरा जो डायग्राम, चौथा डायग्राम जो दिख रहा है वो ल्यूकोसाइड डिपेंडेंट रीजन, कि ल्यूकोसाइड कई बार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लीकेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिगार्डिंग एंडोथीलियम, और ये है लास्ट डायग्राम एंडोथीलियम लेयर की वजह से। एंडोथीलियम की क्या होती है, थिक, मतलब लेयर थिन हो जाती है या वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वैस्कुलर लीकेज हो सकता है। ठीक, आगे एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट है एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सल प्रोसेस होती है मीडिएटेड बाय हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, मीडिएटेड किससे होता है, हिस्टामिन और ब्रैडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स सब्सटेंस की वजह से होता है।
15 से 30 मिनट के लिए रहता है ये, ठीक। उसके बाद रिट्रैक्शन ऑफ, तुम्हारा आ गया दूसरा रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसका जो टी एन एफ एंड आई एल की वजह से होता है। आंसर ऑफ रिस्पॉन्स टेक्स, इसका जो रिस्पॉन्स, इसमें जो सेल्फ रिस्पॉन्स देती है 4 से 6 घंटा बाद इंजरी के बाद, ठीक है। और 2 से 4 और 2 से 4 घंटा या उससे ज़्यादा ये रह सकता है, ठीक। उसके बाद एंडोथीलियल इंजरी में क्या है, इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स, इसमें तुरंत रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, अगर एंडोथीलियल में कोई इंजरी हो रही। लास्ट फॉर सेवरल आवर्स ऑफ डेज, कुछ कुछ क्या होगा, घंटों के लिए रह सकता है इसके साइन, या कुछ दिनों तक भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। ल्यूकोसाइट मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी, एक्टिवेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स रिलीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो ल्यूकोसाइट को जैसे क्या होता है, जब ल्यूकोसाइट एक्टिवेट होता है तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज, और कुछ टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज भी क्या हो जाती है, रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। इस ऐसी इंजरी में क्या होता है, लेट रिस्पॉन्स होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। उसके बाद तुम्हारा आता है नियोवैस्कुलराइजेशन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर आर लीकेज। तो न्यूरोवैस्कुलराइजेशन में क्या होता है, जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ होती है, ऐसे फैक्टर होते हैं जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ को क्या होता है, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोथेलियम लीक करने लगती है, जिसको हम लोग लीकेज एंडोथेलियम भी बोलते हैं, ठीक। ये एक चार्ट है, ठीक है। तो इसमें चार्ट में हम लोगों ने जो भी इंजरी पड़ी है उसका एक फ्लो चार्ट बनाया है हम लोगों ने। तो इसमें पहले से क्या होगा, मैकेनिकल सेल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो माइक्रोवैस्कुलरेचर हो, उसमें क्या होगा, सेल कॉन्ट्रैक्शन माइक्रोवैस्कुलरेचर किस में होगा, वेन्यूल्स में होगा। रिस्पॉन्स टाइप होगा, इमीडिएट 15 से 30 मिनट में होगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस डिस्टमिन और ब्रैडिकाइनिन की वजह से होगा, ठीक है। एग्जाम्पल माइल्ड थर्मल इंजरी, जलने की वजह से इंजरी होती है, ठीक है। सेल रिट्रैक्शन किस में होगा, वेन्यूल्स में होगा, ठीक। डिलेड 24 आवर्स और मोर, 24 घंटे उससे ज़्यादा ले सकता है रिस्पॉन्स देने में, ठीक है। पैथोजेनेसिस आई एल और टी एन एफ को जैसे हो सकता है, इन विट्रो ओनली, विट्रो में होता है, ठीक है। डायरेक्ट सेल इंजरी में क्या होगा, आर्टिकुलर वेन्यूल्स और कैपिलरीज में मस्कुलरेशन देखने को मिलेगा तुमको, ठीक है। इमीडिएट और तुरंत भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। सेल नेक्रोसिस और डी अटैचमेंट्स हो सकता है, मतलब इसके जैसे सेल नेक्रोसिस और डी अटैचमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सीवियर बर्न्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और रेडिएशन की वजह से ऐसी इंजरी होती है, ठीक। ल्यूकोसाइट मेडिएटेड में क्या होगा, वेन्यूल्स कैपिलरीज में तुमको मस्कुलरेशन दिखेगा, डिले लेट रिस्पॉन्स आएगा, ल्यूकोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा। और पल्मोनरी बैलून्स में क्या होता है, ऐसे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूरोवैस्कुलरेशन में क्या होगा, माइक्रो मतलब बेनियोल्स आर्टियोल्स सब इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आर्टियोल्स बेन्यूल्स सब इसमें, कैपिलरीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। टाइप में यानी किसी भी तरीके हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं रहता इसमें, ठीक है। और बीजीएफ इसका क्या होता है, बेसिकली बीजीएफ इसका पैथोजेनेसिस होती है बीजीएफ। और उसके बाद ट्यूमर्स में ऐसा देखने को मिलता है हम लोग को, ऐसा एग्जांपल न्यूरोवैस्कुलरेशन ट्यूमर में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सेलुलर इवेंट, ठीक है। तो सेलुलर इवेंट में तुम्हारा एक्सटीट्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट रहेगा एक्सटीट्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो एक्सक्लूशन ऑफ ल्यूकोसाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सेल कैसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। द escape ऑफ ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ माइक्रोवेस्कुलेशन टू द इंटेस्टियल टिश्यू। तो ल्यूकोसाइट का क्या होता है, ल्यूमेन और माइक्रोवेस्कुलेशन से इंटेस्टियल टिश्यू से क्या होता है, निकलना या बचना। तो इट एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, एक तरह का एक्यूट इन्फ्लामेशन है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स comprise द फर्स्ट ऑफ डिफेंस। तो इसमें जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे आगे आती हैं इस ऐसी इंजरी को या ऐसे इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए, ठीक है। फॉलोड लेटर बाय द मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस। उसके बाद ये पूरा ऐसे इन्फ्लेमेशन से बचाने का काम मोनोसाइट्स
और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, संभालते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस में। अगला पॉइंट है चेंजेस लीडिंग टू माइग्रेशन। अब माइग्रेशन, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन की वजह से या किसी सब्सटेंस के माइग्रेशन की वजह से कैसे चेंजेस आते हैं वो हम लोग अभी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चेंजेस लीडिंग टू माइग्रेशन में तुम्हारा हो गया पहले चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। तो पहले चेंजेस किस में आएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन होगा, वेसल्स क्या होंगी, उनके डायमीटर बढ़ जाएगा। स्लोइंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम, तो स्लोइंग मतलब ब्लड स्ट्रीम जो ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, द सेंट्रल स्ट्रीम ऑफ द सेल्स वाइडन्स एंड पेरिफेरल प्लाज्मा जोन बिकम्स नैरोवर बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्लाज्मा बाय एक्सट्रूशन। तो चेंजेस क्या होगा भाई, तो जब वेसोडाइलेशन मतलब डायमीटर कम हो गया वेसल्स का, तो ब्लड सॉरी बढ़ गया। जब डायमीटर, डायलेशन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, जब डायलेशन वेसल्स के डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा जोन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और प्लाज्मा क्या होगा, कुछ लॉस होगा एक्सट्रूशन की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होगा, द न्यूट्रोफिल्स ऑफ द सेंट्रल ऑफ कॉलम कम्स क्लोज टू द वेसल्स वॉल। अब न्यूट्रोफिल्स क्या होंगी, वो बेसल वॉल के क्या हो जाएंगी, क्लोज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेबिनिंग, पेबिमिनिंग सॉरी पेबिमेंटिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेबिमेंटिंग होगा। एक डायग्राम देख सकते हो माइग्रेशन एंड पेबिमेंटिंग का। तो इसमें नॉर्मल एक्जियल फ्लो दिखाया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल एक्जियल फ्लो का एक डायग्राम दिखाया गया है। ये नॉर्मल एक्सियल फ्लो है। और ये कैसा है, ये माइग्रेशन एंड पेगमेंटिंग फ्लो है। किसका है, माइग्रेशन और पेगमेंटिंग। इसमें देखो आरबीसी एक सीक्वेंस में आराम से जा रही है। इसमें नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स क्या हुए हैं, इसमें बढ़े हुए तुमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रोलिंग एंड एडेशन। तो पहला तुम्हारा क्या था, पहला पहला पॉइंट है चेंजेस फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट में जो चेंजेस हुआ उसके बाद क्या हुआ, रोलिंग एंड एडेशन। ठीक है, रोलिंग मतलब गोल होना, एडेशन मतलब चिपकना। पेरिफेरली माइग्रेटेड एंड पेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, स्लोली रोल ओवर द रोल ओवर द एंडोथीलियल सेल्स। क्या होता है, एंडोथीलियल सेल के ऊपर क्या हो जाते हैं, रोल होके गोल गोल होके चिपकने लगते हैं। ठीक है, और एक लाइनिंग क्रिएट करते हैं जिसे वेसल वॉल बोलते हैं हम लोग। रोलिंग फेज में क्या होता है, फिर ट्रांजिएंट बॉन्ड बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथीलियल सेल्स बिकमिंग फार्मर। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स और जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके बीच में जो होता है तुम्हारा ट्रांजिएंट बॉन्ड, वो क्या होता है, फर्मर मतलब बनने लगता है या स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ठीक है, अडेशन मॉलिक्यूल्स। अडेशन मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा सिलेक्टिंग्स होते हैं। ठीक है, सिलेक्टिंग में ए सिलेक्टिंग साइटोकाइनिन होता है, क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एंडोथीलियल सेल को। ठीक है, ए एडेशन मॉलिक्यूल से पी सिलेक्शन जो होता है फॉर्म एंड स्टोर्ड इन एंडोथीलियल सेल, ये परफॉर्म करता है और एंडोथीलियल सेल को क्या करता है, स्टोर करता है। एल सिलेक्शन होता है एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर न्यूट्रोफिल के क्या करता है, ये दिखाता है, क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसलिए इसके एक्सप्रेस बोला है। पी को सिलेक्टिंग बोला है क्योंकि ये परफॉर्म और स्टोर करता है एंडोथेलियल को। और ई सिलेक्टिंग है क्योंकि ये क्या करता है, एंडोथेलियल सेल को एक्टिवेट करता है। ठीक, आगे इंटीग्रेंस। इंटीग्रेंस क्या करते हैं, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लॉज एंड ट्रांजिएंट एडेशन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। इंटीग्रेंस जब ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है या क्या बोलते हैं एडेशन का लॉस होता है, तो ये क्या करते हैं, एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट के बीच में क्या करते हैं, एक तरह से बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन सुपर फैमिली एडेशन मॉलिक्यूल, एक तरह से ICAMN जो है, जिसको इम्यूनो ग्लोबुलिन सुपर फैमिली एडेशन बोला जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल है एक तरह के ICAM। ये इंटीग्रेंस क्या करता है, इसको रिलीज करेगा, इस तरह के सब्सटेंस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।